अगले लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों को किसी न किसी तरह के गठबंधन की जरूरत है, चाहे वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी हो या फिर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस हो, चाहे वो सबसे नई बनी आम आदमी पार्टी हो या फिर सुदूर दक्षिण की कोई छोटी पार्टी। सबको गठबंधन करना है क्योंकि उसके बगैर किसी की कोई हैसियत नहीं बचेगी। असल में अगला चुनाव पूरी तरह से आमने सामने का चुनाव होगा, जिसमें एक तरफ जहां पर बीजेपी होगी और दूसरी तरफ कांग्रेस होगी। ये राजनीतिक लड़ाई के साथ विचारधारा की लड़ाई भी होगी और इसीलिए हर पार्टी को अपना पक्ष चुन लेना है। पक्ष चुनने का ये काम विचारधारा के आधार पर होगा और साथ ही राजनीतिक लाभ हानि के आधार पर भी होगा। के चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति और जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस अपवाद की तरह है, लेकिन उनको भी चुनाव आते आते गठबंधन नहीं तो पर्दे के पीछे से सीटों का एडजस्टमेंट करना होगा। ममता बनर्जी भी गठबंधन या फिर परोक्ष रूप से सीट एडजस्टमेंट के विकल्प के बीच कहीं झूलती सी नजर आती है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की दो पार्टियों की कहानी सबसे दिलचस्प है। कांग्रेस नहीं चाहती कि आम आदमी पार्टी से तालमेल हो और दूसरी ओर समाजवादी पार्टी नहीं चाहती थी कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हो, लेकिन आपको लेकर कांग्रेस ने अपनी सोच को बदला तो कांग्रेस के बारे में समाजवादी पार्टी की धारणा भी बदली है और इसका नतीजा यह है कि तीनों ही पार्टियां सीट बंटवारे पर बात कर रही हैं और इनके बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बन जाएगा, इस पर अभी संशय जरूर है। असल में कांग्रेस का विकल्प बनने की राजनीति कर रही आम आदमी पार्टी को यह समझ में आ रहा है कि अगर इस बार भी लोकसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन सुधरा नहीं तो उसके विकास की संभावना समाप्त नहीं होगी तो कमजोर जरूर हो जाएगी। गौरतलब है कि पार्टी के गठन के बाद आम आदमी पार्टी ने साल 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था। 2014 में उसे 4 और 2019 में सिर्फ 1 सीट मिली थी। लगातार तीसरे चुनाव में अगर इसी तरह का प्रदर्शन रहा तो अरविंद केजरीवाल की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा पर ब्रेक लग जाएगा। साथ ही दिल्ली और पंजाब से बाहर नए राज्यों में पैर फैलाने की संभावना भी खत्म हो जाएगी। तो दूसरी ओर कांग्रेस को अंदाजा है कि आम आदमी पार्टी के साथ जाने से उसको लॉन्ग रन में नुकसान हो सकता है। फिर भी वो तालमेल इसीलिए कर रही है क्योंकि उसको ये पता है कि अरविंद केजरीवाल जीते भले नहीं, लेकिन कुछ राज्यों में कांग्रेस को भी नहीं जीतने देंगे। अगर दोनों ही अलग अलग लड़ते हैं तो दिल्ली और पंजाब की सभी 20 सीटें गंवा सकते हैं। ध्यान रहे कि पिछली बार पंजाब में आम आदमी पार्टी को 7.5% के करीब वोट आया था, लेकिन उस समय वो राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी थी। अभी पंजाब में 92 विधायकों के साथ उसकी सरकार है और इसीलिए निश्चित रूप से उसका वोट बढ़ेगा और उसका बड़ा नुकसान लार्जर पर्सपेक्टिव में कांग्रेस को होगा। पिछली बार 8 सीट जीतने वाली कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाएगी और जैसे दिल्ली में 2 बार से हो रहा है, ये इसका एक बड़ा उदाहरण है। पिछली बार दिल्ली में कांग्रेस को 22% और आम आदमी पार्टी को 18% वोट आया था और इस बार भी ऐसी ही स्थिति रही तो दोनों में से किसी को एक भी सीट नहीं मिलेगी। गोवा और इधर गुजरात में आम आदमी पार्टी ऐसी स्थिति पैदा कर सकती है और हरियाणा में भी केजरीवाल कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं और इसीलिए इन 5 राज्यों में दोनों ही पार्टियां तालमेल करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन गाहे बगाहे दोनों तरफ से इस तरह की जुबानी जंग छिड़ जाती है जिससे लगता है कि सब पर पानी फिर चुका है। राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सीट शेयरिंग पर घमासान अभी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। समाजवादी पार्टी इस बार कांग्रेस से दूरी बनाए हुए थी और उसको यह लग रहा था कि जिस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने गठबंधन करके 125 सीटें जीती थी, उसी तरीके से लोकसभा में भी जीत जाएंगी। लेकिन हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद समाजवादी पार्टी को इस बात का एहसास हुआ कि अकेले बीजेपी को हराना मुश्किल होगा। दूसरी ओर कांग्रेस को भले ही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 2.5% वोट आया था,
लेकिन लोकसभा में उसका वोट प्रतिशत बढ़ सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय चुनाव में सेकुलर मतदाताओं की पहली पसंद कांग्रेस होती है। और तभी समाजवादी पार्टी ने जिद छोड़ी है, तालमेल की बात हो रही है। और कांग्रेस की जो पुरानी सहयोगी पार्टियां हैं, जैसे कि आरजेडी, जेएम, एनसीपी, डीएमके आदि, उनके साथ तालमेल में कोई समस्या नहीं आएगी। नई सहयोगियों में शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट का उनके साथ तालमेल की जरूरत का एहसास है और इसीलिए वो कांग्रेस से गठबंधन की बात कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सीट शेयरिंग पर घमासान जारी है और दोनों ही तरफ से कोई झुकने के लिए तैयार नहीं है। इधर दोनों ही तरफ से जुबानी तीर भी चलते हैं, जिससे बनती हुई बात फिर से बिगड़ने जैसी नजर आती है। इधर बीजेपी ने कर्नाटक में पिछली बार 28 में से 25 सीटें जीती थी, लेकिन पिछले साल मई में विधानसभा चुनाव हारने के बाद पार्टी ने तत्काल अपनी रणनीति को बदल दिया और एचडी देवेगौड़ा की जेडीएस के साथ तालमेल कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवेगौड़ा की पार्टी से तालमेल किया और उनके परिवार के साथ फोटो खिंचवाकर कर्नाटक की राजनीति में एक बड़ा मैसेज दिया। पंजाब में बीजेपी कई दशकों से लोकसभा चुनाव अकेले नहीं लड़ी है। पिछली बार भी वो अकाली दल के साथ लड़ी थी और 2 सीटों पर उसे जीत मिली थी। इन 2 सीटों को बचाने के लिए बीजेपी को अकाली दल की जरूरत महसूस हो रही है और तभी दोनों ही पार्टियों के बीच तालमेल की बात चल रही है। इधर महाराष्ट्र में बीजेपी ने शिवसेना को तोड़कर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री जरूर बना दिया, लेकिन यह बीजेपी जानती है कि सिर्फ शिंदे से काम नहीं चलेगा और यही वजह है कि उसने शरद पवार की पार्टी एनसीपी भी तोड़ी और अजित पवार को उप मुख्यमंत्री बना दिया। बीजेपी बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनता दल और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा से तालमेल किए है और फिर यह चाहती है कि किसी तरह से नीतीश कुमार एनडीए में वापस लौटे। वो नीतीश के अलावा विकासशील इंसान पार्टी के संपर्क में भी है, यानी कि कांग्रेस की 6 पार्टियों वाले गठबंधन के मुकाबले 5-6 पार्टियों का गठबंधन बनाना है और विपक्षी गठबंधन के मुकाबले बीजेपी स्मार्ट प्ले करती है और सफल होती है। इधर उत्तर प्रदेश में जहां पर अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होना है, वहां पर भी बीजेपी अपना दल सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और निषाद पार्टी से तालमेल किए हुए है, लेकिन रालोद के साथ तालमेल की संभावना देखी जा रही है। तो आंध्र प्रदेश में टीडीपी और जन सेना पार्टी के साथ तालमेल की बात कर रही है, जो तमिलनाडु में डीएमके व अन्ना डीएमके से बची पार्टियों के संपर्क में भी है। एक तरफ विपक्ष का 26 पार्टियों का गठबंधन बना, तो बीजेपी ने 38 पार्टियों की बैठक बुलाकर यह दिखा दिया कि उसके पास भी गठबंधन सहयोगियों की कमी नहीं है। इससे भी जाहिर होता है कि सबको एक गठबंधन की जरूरत है। दरअसल बहुमत तो बीजेपी को ही मिल जाता है, लेकिन फिर भी बीजेपी सहयोगियों को पूरी तरह से साथ लेकर चलती है और साथ ही निभाती भी है। बीजेपी की यही मेहनत विपक्ष पर भारी पड़ती है और पिछले सारे रिकॉर्ड टूट जाते हैं। विपक्ष जो सोचता है उससे पहले मोदी, शाह उसको शुरू कर चुके होते हैं और यही सब कुछ गठबंधन की राजनीति में भी देखने को मिलता है।